इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। सुनैना ने झट से पहचान लिया। वो आवाज़ राहुल की थी। सुनैना की खुशी के ठिकाने नहीं रहे। मुस्कुराते हुए उसने भी आवाज़ दी, राहुल राहुल, कहाँ हो तुम? सुनैना को इस तरह आवाज़ लगाते देखकर सचिन पूरी तरह से चौंक गया और चारों ओर फैले घने अंधेरे से आती उन आवाज़ों की तरफ देखते हुए सुनैना जोर जोर से राहुल को पुकार रही थी। सुनैना का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में सचिन उसे समझाने लगा, सुनैना वो राहुल नहीं है, वो शैतानी आत्मा है जो हमें भटका रही है। पर सुनैना की खुशी के आंसू निकलने लगे। यहाँ आने के बाद जो लगातार डर उसने महसूस किया था वो सब एक झटके में गायब हो गया। नहीं सचिन, वो राहुल है। मैं उसकी आवाज़ पहचान सकती हूँ। हमें उसे ढूंढना होगा, मेरे साथ चलो। सुनैना का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सचिन को समझा रही थी पर वो खुद कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। सचिन ने गुस्से से उसका गला पकड़ लिया और हल्के दबाते हुए कहा, राहुल मर चुका है और केवल राहुल ही नहीं बल्कि अतुल और विवेक भी। और इतना ही नहीं, और भी कई लोग यहाँ पर फंसकर इसी तरह मर गए हैं। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो सूरज निकलने तक इस जगह पर रोशनी करनी होगी। सचिन ने उसका गला अभी भी वैसे ही पकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर सुनैना फूट फूट कर रोते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मेरा राहुल मर नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ, वो मुझे आवाज़ लगा रहा है। सुनैना को इस तरह रोते देखकर सचिन को भी रोना आ रहा था, पर वो खुद पर काबू रखते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोला। वो उसे समझाने लगा, सुनैना ये सच है कि सब मर चुके हैं। ये बोलते हुए उसने सुनैना का गला छोड़ दिया और ज़मीन पर रखी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटकर उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर अलमारी के सामने एक डरे से में इंसान की आकृति थी। उस चित्र को देखते हुए सचिन ने कहा, जिस किसी इंसान को भी वो आत्मा इस जगह पर मार देती है उसका चित्र इस किताब में बन जाता है। अतुल इसी अलमारी से गायब हुआ था। उसने अगला पन्ना पलटा और एक दरवाजे के पास खून से लथपथ इंसान का चित्र था। चित्र में उस इंसान के माथे पर एक गहरा घाव बना हुआ था। चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। सुनैना ने पहचान लिया, वो राहुल था जो इसी तरह एक कमरे के बाहर खड़ा था और झट से किसी ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया था और फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। उसने एक और पन्ना पलटा और सुनैना वो चित्र देखकर दंग रह गई। ज़मीन पर पड़े इंसान का एक चित्र था। वो बिल्कुल राहुल की तरह दिख रहा था। उसके पास कई मांस खाने वाले कीड़े रेंग रहे थे, मतलब किसी कमरे में राहुल की लाश सड़ रही थी। उसकी तरफ देखते हुए सचिन बोला, अब तक जिन लोगों की जान इस कमरे में गई है उनके हाथ से बने चित्र इस किताब में बन जाते हैं। राहुल जिंदा नहीं है ये बात सुनैना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हमें उस इंस्पेक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें ऐसी जगह नहीं आना चाहिए था जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर हम राहुल को ढूंढने की गलती नहीं करते तो विवेक और राहुल आज जिंदा होता। हमारी वजह से उन बेचारों की जान गई है और हम खुद भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो आगे कुछ बोल पाता कि एक अजीब सी आवाज़ दोनों ने साफ साफ सुनी, मानो जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ रेंगता हुआ और घसीटता हुआ आ रहा हो। सुनैना डर के मारे सचिन की तरफ देखने लगी। दोनों भी डर भरी निगाहों से अपने चारों ओर देखने लगे। 3-4 मोमबत्ती की हल्की रोशनी उस जगह पर फैली हुई थी जिससे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। सुनैना ने हिम्मत जुटाते हुए सचिन से कहा, सचिन हमें ज़्यादा मोमबत्तियाँ जलानी होगी और हो सके तो सामने पड़ी लकड़ियों में आग लगाकर जितना ज़्यादा हो सके उतना उजाला करना होगा। सुनैना की हिम्मत देखकर सचिन को भी हिम्मत आ गई। दोनों पूरे हॉल में कई मोमबत्तियाँ जलाकर रखने लगे। देखते ही देखते उन्होंने 20 से 25 मोमबत्तियाँ हॉल के भीतर जलाकर रख दी। अब पूरे हॉल में मोमबत्ती की पीली रोशनी से काफ़ी उजाला हो गया था।
अब दोनों हॉल में जो बीचों बीच लकड़ियाँ रखी थी, उन लकड़ियों को जलाने के लिए कागज़ के टुकड़े जमा करने लगे। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। अब वो सारी अजीब अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई। सचिन ने कुछ कागज़ के टुकड़े इकट्ठा किए और जो लकड़ियाँ उन्होंने इकट्ठा की थी उन लकड़ियों के पास गया। एक जली हुई मोमबत्ती से वो कागज़ को जलाने की कोशिश करने लगा। सुनैना दीवार का सहारा लेकर बैठी बेबस सचिन की हरकतों को चुपचाप देख रही थी। अब उन्हें वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। ना उनका मोबाइल चल रहा था, ना ही उनके कपड़ों पे लगे कैमरे। शायद इस जगह पर इन चीज़ों ने काम करना छोड़ दिया था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर इस जगह पर रुककर सूरज निकलने का इंतज़ार करना था। पर मानो वक्त कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सचिन ने मोमबत्ती से जलाया कागज़ और लकड़ियों के बीचों बीच सरकाने लगा कि तभी सामने वाली सीढ़ी से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। डर के मारे सुनैना सीढ़ियों की तरफ देख रही थी और धीरे से आवाज़ दी, सचिन। उसने सुनैना की तरफ देखा। सुनैना की नज़र सीढ़ियों की तरफ थी। उसने भी सीढ़ी की तरफ अपनी नज़र घुमाई, लेकिन सीढ़ी पर काफ़ी अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से अपना जिस्म घसीटते हुए नीचे की ओर ला रहा हो। अब वो सीढ़ियों से घसीट आने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। दीवार से चिपकी हुई ज़मीन पर बैठी सुनैना ने अपना पूरा जिस्म समेट लिया। तभी हवा के एक हल्के झोंके से हॉल के अंदर जलने वाली मोमबत्ती की जोत एकदम से भड़बड़ाने लगी। सुनैना की डरी सहमी नज़रें मोमबत्तियों की तरफ देख रही थी कि तभी वो आवाज़ फिर से आने लगी। मरने से पहले दर्द से कर्राने की वो आवाज़ विवेक की थी। विवेक की वो आवाज़ सुनकर कुछ देर पहले का वो खौफनाक नज़ारा सुनैना की नज़रों के सामने तैरने लगा। अंधेरे में खड़ी उस औरत की धुंधली सी परछाई विवेक को उसने अपनी तरफ खींच लिया था। फिर वो हड्डियों के टूटने से विवेक की कर्राती आवाज़ सुनैना के कानों से टकरा रही थी। सुनैना ने रोते हुए डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, अपने मुंह को दोनों हाथों से बंद कर लिया। सीढ़ी से आने वाली वो परछाई और साथ ही कर्राने वाली आवाज़, सचिन के आंखों में भी खौफ आ गया था। सुनैना ने अपने डर पर काबू रखा। सचिन की बात सुनकर सुनैना ने भी रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। वो घसीटने की और दर्द से कर्राने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। मोमबत्तियों की लौ फिर से शांत होकर जलती रही। सब कुछ दोबारा से शांत हो गया। आवाज़ थी तो सिर्फ सुनैना की सिसकियों की। सचिन ने उसे शांत किया। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था। सुनैना ने अपना मोबाइल देखा, पर वो कब का बंद हो गया था। अब उन्हें वक्त की कोई जानकारी नहीं थी। अभी कितनी रात बाकी है, सुबह कब होगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। वो उस रात को खौफनाक नज़रों से चारों ओर देखने लगी। तभी उसके सामने कुछ ही दूरी पर से एक दरवाज़ा दिखाई दिया। सुनैना के डरते हुए दिल को थोड़ी राहत मिली। सचिन की ओर देखते हुए धीमी आवाज़ में उसने कहा, सचिन, वहाँ सामने दरवाज़ा है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। सुनैना की डरी सहमी आवाज़ सुनकर सचिन ने दरवाजे की तरफ देखा। कहाँ है सुनैना दरवाज़ा? दोबारा उस जगह देखा तो वो फिर से दीवार नज़र आ रही थी। वो हैरान हो गई। सुनैना, हम इस छलावे के जाल में फंस चुके हैं। मतलब ऐसी आत्मा जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। हमें लग रहा है कि हम बंगले के किसी हॉल में हैं, पर असल में हम कहाँ हैं ये हमें सुबह होने तक ही पता चलेगा। छलावा मतलब हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, हमारे बस में नहीं होता। हम सड़ी हुई लाश के ढेर के ऊपर भी बैठे होंगे तो हमें बदबू नहीं आएगी। ये मौत का खेल जब तक चलेगा जब तक ये आत्मा चाहेगी। सचिन की बात सुनकर सुनैना का दिल बैठा जा रहा था। बेबस होकर दोबारा फूट फूट के रोने लगी, पर सचिन उसे हिम्मत दे रहा था। सुनैना, डरो मत, हम साथ रहेंगे। उसने रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। तभी वो हड्डी टूटने की आवाज़ फिर से आने लगी। साथ ही किसी औरत की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ दूर कहीं अंधेरे से आने लगी। सचिन, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, सुनैना कांपती हुई आवाज़ में बोली।
और दोनों भी दिल थामकर वो आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगे। पर एक डरावना सन्नाटा पूरे हॉल में फैला हुआ था और दूसरे ही पल उस हॉल के सभी दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हर दरवाजे को कोई अंदर से तेज तेज पीट रहा था कि वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। अचानक से आने वाली इन बेहद खौफनाक और कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ों की वजह से डर के मारे सुनैना का बुरा हाल हो रहा था। सचिन, प्लीज़ मुझे जान से मार दो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। सचिन खुद उसी की तरह बेबस महसूस कर रहा था। चारों ओर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ से दोनों का दिमाग फटने को तैयार था, जैसे कोई भारी हथौड़े से उनके सर पर वार कर रहा हो और उसी की वजह से उनका दिमाग किसी बम की तरह फटकर चिथड़े उड़ने वाला हो। सुनैना ने अपने दोनों कान बंद कर लिए, फिर भी वो आवाज़ उनके दिमाग को लाल चींटों की तरह कुरेद रही थी। अब वो मंजर उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सुनैना जोर जोर से चीखने लगी। उसे चीखते हुए देखते हुए सचिन का भी दिल बैठा जा रहा था। उन सारी आवाज़ों से मानो उनका दिमाग फटा जा रहा था। सहमी हुई आंखों से वे चारों ओर बेबस नज़रों से देख रहे थे। तभी दूसरे ही पल बंगले के सारे कमरे के दरवाजे एक झटके में खुल गए। हर कमरे से आने वाली तेज हवाओं ने जितनी भी मोमबत्ती जल रही थी उन सबको एक झटके में बुझा दिया। अब दर्दनाक चीख के साथ एक काला घना अंधेरा उस बंगले के अंदर छा गया और फिर सुनैना जोर जोर से चीखती हुई जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इसके साथ सब कुछ शांत हो गया, जैसे उस काले अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया हो। कुछ देर बाद सुनैना के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ रही थी। आंखें इतनी भारी हो गई थी कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पलकें खोल नहीं पा रही थी, पर वो आवाज़ साफ सुन सकती थी। कोई भूतिया जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। उनकी बात सुनैना के कानों में गूंज रही थी, पर वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उसने पहचान लिया वो आवाज़ उसी इंस्पेक्टर की थी जिसके पास राहुल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साथ ही हवलदार की भी आवाज़ आ रही थी। ऐसी की धीमी पी पी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अपने साथ हवलदार को इस बारे में जानकारी दे रहे थे। इस घर का रहस्य सुनैना के सामने खुलने लगा। इस बंगले में रहने वाला जमींदार बड़ा शौकीन मिजाज का इंसान था। उसका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था।